नमस्कार। ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं आदित्य गौरव। अभी एक दो सीट बस सुमित सर हमारे साथ नहीं है क्योंकि वो किसी कारणवश बाहर हैं, लेकिन आपकी ये पढ़ाई और ये एनालिसिस नहीं रुके, इसी कारण से ये करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो मैं आपको अपने साथ लेके ले जाऊंगा और अर्थशास्त्र और इतिहास के भी सारे पोर्शन को मैं करूंगा और बाकी का बच्चा मनोज सर कर देंगे। बस कुछ सेट, एक या दो सेट सुमित सर साथ में नहीं है, उसके बाद फिर वो कंटिन्यू ज्वाइन कर लेंगे और आपको भली भांति अपने साथ करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस लेकर के चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआती करंट से होती है हमारी। शुरुआत में करंट 40वां नंबर सेट, ठीक है। देख लेते हैं हाल में ही किस खेल को पहली बार एशियाई खेल 2026 में शामिल किया गया है, ठीक है। मतलब कि ये जो गेम है, ये जो मैच है, ये सितंबर से अक्टूबर के बीच में, सितंबर से अक्टूबर के बीच में, अक्टूबर 2026 में होने जाना है। और ये जापान में जो ये होगा, जापान इसको ये करने वाला है, ध्यान रखना है। और ये जो खेल है, कौन सा खेल को पहली बार एशियाई खेल में सम्मानित किया गया, उसको मिलाया गया है। तो बता दें क्रिकेट जो है वो लगातार 4 वर्षों से बन ही रहा है, ये 4 सालों से क्रिकेट बन रहा है। यहाँ पूछा गया पहली बार कौन है, इसलिए पहली बार बता दें, पहली बार मिश्रित मार्शल आर्ट्स को, ठीक है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स को क्या किया गया, इसमें सम्मानित किया गया है। सितंबर से लेकर के अक्टूबर के बीच में ये मैच होने वाला है। इसमें एशियाई खेल जो होने वाला है 2026 में जापान में होने वाला, और सबसे पहली बार मिश्रित मार्शल आर्ट्स को इसमें सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो पहला कैंसर होगा मिश्रित सम्मिलित आर्ट्स। दूसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे प्रभा पाटल का संबंध किससे है। प्रभा पाटल बता दें कि मार्च 2025 में इसको लाया गया था, और ये जो व्यवस्था आई है, ठीक है, मार्च मई में जो ये व्यवस्था आई है, ये हमारी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है, आरबीआई के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो प्रभा पोर्टल जो है, जहाँ पर हम लोग लेनदारी और देनदारी के बीच में बहुत अच्छा एक ये रखते हैं, बाकी बैंक सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है उसके ऊपर पूरा निगरानी रखने के लिए आरबीआई के द्वारा प्रभा पोर्टल लाया गया है। ऑनलाइन सब जरिए जानकारी आप रख सकते हैं, तो प्रभा पोर्टल इसका राइट आंसर होगा। तीसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। हाल में ही प्रोजेक्ट कुइपर जो प्रोजेक्ट है वो 27वें इंटरनेट उपग्रह को किस कंपनी ने लॉन्च किया है। तो ये जो कंपनी है, वो कंपनी का ये है कि वो पूरे जगहों पर ब्रॉडकास्ट के जरिए इंटरनेट पहुंचाना है, ब्रॉडकास्ट करना है। और ये जो शुरुआत किया गया है ये अमेज़ॉन के द्वारा किया गया है, और अमेज़ॉन ने ये चीज़ को शुरुआत किया है कि ब्रॉडकास्टिंग इंटरनेट जो है वो हर घर तक पहुंचे। इसके लिए उसने 27 इंटरनेट उपग्रह भेजा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट कुइपर, ठीक है। तो याद रखना है प्रोजेक्ट कुइपर है, और इसकी जो शुरुआत की है तो हाल में मतलब कि अप्रैल 2025 में इसका शुरुआत हो चुका है। और ये करने वाले कौन है, अमेज़ॉन। तो कहाँ पर है, स्पेकस नहीं होगा, गूगल नहीं होगा, माइक्रोसॉफ्ट नहीं होगा, अमेज़ॉन इसका राइट आंसर होगा। अमेज़ॉन के द्वारा ये किया गया है। आते हैं 37वें कथक महोत्सव 2025 जो कहाँ पर हुआ था, जो दिल्ली में हुआ था, उसके डायरेक्टर कौन थे। तो बता दें ये दिल्ली में ये जो हुआ था 37वां कथक महोत्सव, जिसमें कथक के ऊपर बात किया गया था, दिल्ली में इसकी ये देखने को हमें मिलता है। और इसके डायरेक्टर कौन थे बताना है। अगर पूछा जाता कहाँ पर हुआ था तो ध्यान रखना है दिल्ली में। अगर पूछा होता कब हुआ है तो मार्च में, ठीक है, इसी साल मार्च में हुआ था। और इसमें जो डायरेक्टर थी वो श्रीमती प्रणामी भगवती थी, ठीक है, इसकी डायरेक्टर दिल्ली में ये हमें होता हुआ नजर आया। आते हैं 5वें नंबर की तरफ। हाल ही में केंद्र कैबिनेट ने किन राज्यों को जोड़ने के लिए ग्रीनफील्ड हाई स्पीड NH6 कॉरिडोर को मंजूरी दी है। तो वो मंजूरी मेघालय और असम को मिला है, ठीक है, वो मेघालय और असम को मिला है। प्लीज़ अभी हाल में मेघालय और असम को केंद्र के द्वारा ये NH6 कॉरिडोर में पास किया गया है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पराली जलाने पर, पराली क्या होता है बता दें, कोई भी समय में जब किसान जब खेती करते हैं तो उसका जो अवशेष भाग बच जाता है, ठीक। तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर धान की खेती हुई तो उसमें जो अवशेष जो बचा हुआ भाग है उसको खेतों में जला दिया जाता है, वो जलाने के कारण प्रदूषण होता है। तो हाल में किस राज्य ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। हालांकि ये प्रतिबंध हमें पंजाब में भी देखने को मिलता है, हमें हरियाणा में भी देखने को मिलता है। तो आपको ऑप्शन में भी ए भी
पंजाब भी दिख रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है हाल में ही किस राज्य ने, ये करंट का सवाल है भैया। और इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया है अभी हाल में, और पहले पंजाब में चलता था, लेकिन हाल में पंजाब के साथ साथ मध्य प्रदेश भी इसमें सम्मिलित हुए हैं। कारण बस वही है कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रही है, उसको रोकने के लिए सारा स्टेप उठाया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने आगामी 10वीं जनगणना में किस शामिल करने का निर्णय लिया है। ये तो बहुत ज़्यादा करंट में डिबेटेबल टॉपिक था, हर आदमी इसमें वाद विवाद कर रहे थे कि सभी व्यक्तियों के लिए जातिगत गणना करने की बात की गई थी। यही हमारा केंद्र सरकार के द्वारा 10 की जनगणना में शामिल किया गया एक चीज़ है, ठीक है, सभी व्यक्तियों के लिए जातिगत गणना की जा रही है, ठीक है। आते हैं, हाल ही में भारत की पहली AI संचालित वन चेतावनी प्रणाली किस राज्य में शुरू की गई। बता दें AI संचालित जो है, इसमें क्या होगा कि जितने भी अवैध रूप से जो पेड़ वन में जो पेड़ काटे जा रहे हैं, जो पेड़ को काट के दूसरी जगह बेचा जा रहा है, वो AI के जरिए इस पर संचालित किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, ताकि ये सारी चीज़ें अवैध काम रुक सके, ज़्यादा वनों का नाश ना हो। इसके लिए AI संरक्षित वन बनाया गया है। और ये भी वन हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो ये भी वन हमें मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में भारत में पहली ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी कहाँ पर स्थापित की गई है। क्रिएटर करके एक जगह बनाया जा रहा है, बता दें इसमें क्रिएटर लैंड करके, जगह का नाम भी याद रखना है। ये जो ट्रांसमीडिया ये है वो क्रिएटर लैंड करके बना रही है, जहाँ पर AI के जरिए या फिर विज्ञान को बहुत तरक्की करता हुआ एक जगह बनाया जाएगा, गेम्स भी वहाँ पर होंगी, और भारत अपने आप को थोड़ा टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे लेकर के जा रहा है। और ये जो व्यवस्था हमें देखने को मिलती है वो आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है, और आंध्र प्रदेश के अमरावती में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो अमरावती आंध्र प्रदेश में हमें ये पहल देखने को मिल रहा है, जहाँ पर क्रिएटर लैंड करके बनाया जा रहा है। आते हैं, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2025 में भारत का स्थान कितना था। मतलब क्या है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता, हमारी जो मीडिया है वो कितनी स्वतंत्र है, भारत का कितना स्थान है, तो भारत का 151वां स्थान है, ठीक है, 151 स्थान है भारत का। और बता दें कि इससे पहले जो भी इसका जो गणना हुआ था, तो उसमें भारत जो था वो 159 नंबर पे था। तो इस साल थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, 151 पे आया है, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट नहीं है, हम लोग बहुत नीचे ही खड़े हैं। और सबसे पहले अगर बताया जाए नंबर 1 रैंक 1 किसका है, रैंक 1 9 साल से नॉर्वे चल रहा है, ठीक है। 9 साल से नॉर्वे अपने आप को सबसे ऊपर रखा हुआ माना जाता है। यहाँ स्वतंत्र बहुत ज़्यादा है, प्रेस जो है बहुत ज़्यादा स्वतंत्र है, 9 सालों से नॉर्वे है, लेकिन हमारा स्थान जो था 151वां था, याद रखना है, ठीक है। आते हैं, हाल ही में 11वां नंबर, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है। थाईलैंड की है, बता दे। और दूसरा बात क्या कि ये जो आयोजन हुआ था मिस वर्ल्ड कप का, भारत में हुआ था, और पहली बार ऐसा हुआ है कि थाईलैंड जीता है। ये भी ध्यान रखना, पहली बार ऐसा हुआ है कि थाईलैंड जो है वो जीता है या जीती हैं, और वो जीतने वाली का नाम क्या है, ओपल सुचाता, ठीक है। ओपल सुचाता जो आपका B नंबर था वही होता है राइट आंसर। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि थाईलैंड जीता है या जीती हैं, जो भी बोलिए, ठीक है। आते हैं, हाल ही में मई 2025 में दक्षिण कोरिया के गुमी में आयोजित एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप की पदक तालिका में भारत का स्थान कितना था। बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए कहा जाता है कि कम से कम करंट करिए डेली बेसिस पे अपना, और अगर आप करंट नहीं कर पाते हैं तो कम से कम ऐसे एनालिसिस को आप देखिए, ताकि आपका अंदर से जागरूक आप इंसान एक बन पाए। कहा जा रहा है कि मई 2025 में दक्षिण कोरिया में गुमी आयोजित एशियाई एथलीट चैंपियनशिप का पदक तालिका में भारत का नंबर कितना था। सवाल अगर ऐसे हो जाता, दक्षिण कोरिया में कौन सा चीज आयोजित हुआ है, गुमी आयोजित हुआ है। कहाँ पे गुमी आयोजित हुआ है, दक्षिण कोरिया में हुआ है। कब हुआ है, मई 2025 में हुआ है। सवाल कितना सारा बन सकता है, और कभी सवाल ये बन सकता है एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप मई 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, दक्षिण कोरिया में हुआ है। भारत का स्थान कितना है, तो भारत का स्थान दूसरा है, ठीक है, दूसरा स्थान है। 24 पदक टोटल भारत जीते हैं, याद रखिएगा, टोटल 24 पदक है, जिसमें से कि 8 स्वर्ण देखने को मिलता है, 10 रजत देखने को मिलता है, और हमें बचा 6 जो है वो कांस्य देखने को मिलता है। हमारे खाते में इतने ही आए हैं, ठीक है, ध्यान रखना। भारत का स्थान दूसरा था और पहले स्थान पे चीन था, ये भी चीज को ध्यान रखना है कि पहले स्थान पे चीन था। आते हैं 11वें नंबर की तरफ।
11वां नंबर सवाल है, सेट नंबर 40 है। 11वां सवाल बहुत ही इजी कि पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? पहला राज्य कौन है? पहला राज्य मिजोरम है, जहां पे पूर्ण साक्षरता हासिल हुई है। तो पहला राज्य घोषित किया गया है मिजोरम को, और दूसरा राज्य जो है वो गोवा को घोषित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इसका जो देख रेख है वो मई 2025 में हुआ था। ठीक है, मई 2025 में इसकी गणना की गई थी, और मिजोरम ने पहला स्थान प्राप्त किया था और गोवा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, ध्यान रखना है। ठीक है, और 98.25% से प्रतिशत से आगे बढ़ रहा था मिजोरम, जहां साक्षरता हमें पूर्ण साक्षरता देखने को मिलती है। हाल ही में मई 2025 में बलूच लिबासन आर्मी BLA, ठीक है, बलूचिस्तान की जो ये लिबरेशन आर्मी है बलूचिस्तान की, ने किस सुराब शहर पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है? ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, इनका कहना है कि हम लोगों ने सैन्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था पे पूर्ण वहां पर अधिकार कर लिया है। सुराब शहर में पूर्ण तरीके से मेरे अंदर वो आ चुके हैं। ठीक है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ऐसा दावा है, ऐसा वो कहते हैं। अब ये सवाल है कि आखिरकार सुराब शहर पूर्ण नियंत्रण में आ गया, ये वर्तमान में कहां पे स्थित है? ये जो सुराब शहर की बात की जा रही है, ये सुराब शहर है कहां आखिरकार? तो सवाल ये है, तो ध्यान रखना है, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तान में ये प्रांत है। माना जाता है यहाँ शिक्षा, सैन्य, ये सब कुछ अपने अंदर मिला लिए हैं अगस्त 2025 के आसपास ही। आते हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय का निर्णय को पलटते हुए मातृत्व अवकाश को संवैधानिक अधिकार घोषित किया है। तो बता दें कि ये जो घटना है वो मद्रास में हो रही थी। तीसरे बच्चे के लिए अवकाश चाहिए था और तीसरे बच्चे का अवकाश नहीं मिल रहा था कि तीसरे बच्चे होने वाले हैं, तो मातृत्व एक अवकाश नहीं मिल रहा था, उसको अवैध माना जा रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये वैध है और ये मिलना चाहिए छुट्टी। और ये किसको पलटता है? तो उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय के डिसीजन को पलट करके ये डिसीजन दिया है। तो ध्यान रखना है, हमारा मद्रास उच्च न्यायालय में कहा गया था कि छुट्टी नहीं मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला उनकी अधिकार है, उनको मिलेगा। आते हैं हाल में ही चर्चित नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा तिब्बत को भारत के साथ मिलाता है, ये भी याद रखेगा, तिब्बत को भारत के साथ मिलाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा जम्मू कश्मीर में नहीं, क्योंकि तिब्बत के साथ मिलाता है, ध्यान रखिए, इसीलिए बोल रहे हैं। क्वेश्चन पे प्लीज कॉपी में लिख लीजिएगा, नाथुला दर्रा जो है वो भारत को तिब्बत के साथ मिलाने का काम कर रहा है। माना जाता है वहाँ से शॉर्टेज डिस्टेंस पड़ता है। तो ये जो नाथुला दर्रा है ये जम्मू कश्मीर में तो हो नहीं सकता, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है, ये सिक्किम में है। ठीक है, ध्यान रखना, ये सिक्किम में है। आते हैं हाल ही में ध्रुवा नीति किसने लॉन्च किया है? तो ध्रुवा नीति जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जहां पर सबकी लोकेशन का एक कोड रहेगा, वो हम लोग जान करके लोगों के एड्रेस तक पहुंच पाएंगे। तो ये जो ध्रुवा नीति है वो डाक विभाग के द्वारा इसको ये किया गया, लॉन्च किया गया है। आते हैं हाल ही में भारत नेपाल संयुक्त पर्वतारोहण अभियान में किस पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? बता दे। इसमें जो है हमारे साथ नेपाल के और भारत के सब लोग मिलकर के गए थे। तकरीबन 15 लोग थे, जिसमें से 5 जो थे वो भारतीय थे, और इन्होंने माउंट कंचनजंगा के ऊपर चढ़ाई की थी। ठीक है, और बता दे रहे हैं कि टोटल जो है वो 15 लोग थे, जिसमें से 10 जो है वो नेपाल के थे और 5 जो है भारतीय के थे, और इन्होंने फतह हासिल की वहाँ पे ऊंचाई पे चढ़ करके। तो माउंट कंचनजंगा, ठीक है, वहाँ पे इन लोगों के द्वारा चढ़ा गया। 15 लोग टोटल, 10 जापान के, 5 भारतीय, ये भी याद रखना है। आते हैं 19वें और 20वें नंबर की तरफ। हमारा सवाल है, हाल में ही प्रकाशित पुस्तक इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हमें देखने को मिलते हैं, पहले बता देते हैं ये है क्या। ये हमारे गांधी, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनती है, वहां से लेकर के प्रधानमंत्री बनने से लेकर के इनकी मृत्यु तक का पूरा कहानी हमें देखने को मिला है। सारी रूपरेखा लिखी देखने को मिली है। लिखे किसने हैं? श्रीनाथ राघवन के द्वारा इसको लिखा गया है। ध्यान रखना है, श्रीनाथ राघवन के द्वारा इसको लिखा गया है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? शिक्षा को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ रिसर्च,
ठीक है। रिसर्च को बढ़ाने के लिए ये साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ मिल करके राज्य सरकार के द्वारा इसमें हस्ताक्षर किया गया है। और ये भी हमारा कौन है, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के द्वारा हमें ये देखने को मिलता है कि इनको लोगों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया ऑस्ट्रेलिया के साथ। 21वां नंबर जो सवाल है वो मनोज सर आपको करेंगे। हम आपको 41वें नंबर पे लेके चलते हैं जहाँ से अर्थशास्त्र शुरू हो रहा है, और उसके बाद फिर हम लोग इतिहास वाले पोर्शन को भी साथ में देख लेंगे। जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है ऊंची उड़ान के सफलता सीरीज में। तो आज हम बात करेंगे बिहार एसआई का सेट नंबर 40 के बारे में। हाँ जी, 14 नंबर सेट का आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा 21 क्वेश्चन हो जाता है, निम्न में से कौन सा पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा है? पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम तारा कौन सा हो जाता है? अगर पहले की बात करें, पहला तो आपको पता होगा सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। और दूसरे नंबर की बात करें तो वो हो जाता है प्रोक्सिमा सेंचुरी एक तरह से पृथ्वी का सबसे दूसरा नंबर का निकटतम तारा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में लगाता है? तो लगभग पृथ्वी के द्वारा जितना चक्कर, जितने समय में एक चक्कर लगाया जाता है उतने ही समय में लगभग पृथ्वी 24 घंटे में लगाता है। और ये कितने समय में लगाता है? तो ये 24.6 घंटे में। ठीक है, 6 घंटे में। ध्यान रखिएगा, जो मंगल ग्रह है वो अपने अक्ष पे, ठीक है, एक चक्कर कितने समय में लगा लेता है? तो 24.6। ठीक है, एक बार घूर्णन कर लेता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया था? तो भौगोलिक अपर्दन की संकल्पना डेविस ने किया था। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाता है, WM डेविस। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सारगैसो सागर एक हिस्सा है। सारगैसो सागर किस भाग का हिस्सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र सागर जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। ठीक है, हर सागर जो भी होता है वो स्थल से घिरा रहता है, लेकिन मात्र एक ऐसा ये सागर है जो हर तरफ से जल से घिरा हो, यानी कि ये महासागर में स्थित है। महासागर में, किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में भी उत्तरी अटलांटिक वाला जो हिस्सा है वहां पे स्थित है सारगैसो सागर। ठीक है, सारगैसो सागर का नाम सारगैसो क्यों पड़ा? तो वहां पे एक शैवाल पाया जाता है जिसका नाम है सरगासम नामक एक शैवाल पाया जाता है। ठीक, शैवाल, इसी शैवाल के नाम पे उस जगह का नाम सारगैसो सागर पड़ा है, जो कहाँ पे स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर पे। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार बिहार कांस्टेबल में भी आया है, एसआई में भी पूछा हुआ है। नेपा नगर बहुत दिनों से अखबारी कागज के लिए फेमस है। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो ये एमपी में है, ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में ये है। अगर बात कर लें सतना, ये भी मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, यहाँ पे भी अखबारी कागज की फैक्ट्रियां हैं। ठीक है, ओरिएंट कागज उद्योग नामक एक फैक्ट्री है। ठीक है, तो सतना में ही है, लेकिन उतना फेमस नहीं है। अगर बात कर लें इस स्थान की, तो ये बहुत दिनों से फेमस है और यही राइट आंसर आता है। दुर्गापुर की बात करें तो किस लिए फेमस है? तो दुर्गापुर ये लौह और इस्पात के लिए, लौह और इस्पात के लिए ये फेमस है। लौह और इस्पात के लिए फेमस है। कानपुर किसके लिए फेमस है? तो कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए, चीनी उद्योग के लिए और कपड़ा उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है। ये सब पूछता है, चमड़ा के लिए खास तौर पे पूछता है। किस लिए प्रसिद्ध है? चीनी और चमड़ा, याद रखिएगा, कानपुर चीनी और चमड़ा के लिए मुख्य तौर पे प्रसिद्ध है। अगर बात करें भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति भील है। ठीक है, भील सबसे अधिक पाई जाती है। अगर बात कर ले दूसरे नंबर की जनजाति, वो हो जाती है गोंड। ठीक है, सबसे ज्यादा दूसरे नंबर की जनजाति गोंड पाई जाती है। और संथाल ये तीसरे नंबर की जनजाति है।
ये वाला तीसरे नंबर। भील जनजाति महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तीन वाले इस एरिया में पाया जाता है। अगर बात करें गोंड का, तो ये मध्य प्रदेश, खासतौर के मध्य प्रदेश, यूपी में भी, बिहार में भी, तो बहुत कुछ कुछ इलाकों में देखने को मिलता है। संथाल मुख्य तौर पे झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सब एरिया में देखने को मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हिमालय में सबसे गहन अपरदन है। हिमालय का वो कौन सा क्षेत्र है जहां पे लगभग हमेशा भूस्खलन होता रहता है? तो शिवालिक श्रेणी जो है, शिवालिक श्रेणी, वहां पे हमेशा भूस्खलन घटनाएं घटती रहती हैं। ठीक है, शिवालिक उपांत में हमारा सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो भारत का दक्षिणतम भाग कटिबंध में पड़ता है। किस कटिबंध में दक्षिणतम भाग पड़ता है? तो देखिएगा, जो कर्क रेखा है ना, भारत के बीचों बीच से गुजरता है। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरता है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरता है और कर्क रेखा के ऊपर वाला हिस्सा वो आ जाता है शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध में, और इसके नीचे वाला हिस्सा आ जाता है किसमें? तो उष्ण, उष्ण कटिबंध में। कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे हालांकि काटा हुआ है। विषुवत रेखा से लेके बीच में, विषुवत रेखा से कर्क रेखा, और फिर विषुवत रेखा से नीचे आए मकर रेखा। तो कह सकते हैं मकर रेखा से लेके कर्क रेखा के बीच जो एरिया पड़ता है ना, उसको हम लोग उष्ण कटिबंध में रखते हैं, उष्ण कटिबंध में। और कर्क रेखा के जस्ट बाद वाला और मकर रेखा से जस्ट नीचे वाला शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है। तो भारत का उत्तर वाला हिस्सा शीतोष्ण में पड़ेगा और दक्षिण वाला हिस्सा उष्ण कटिबंध में पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, और हमारा क्वेश्चन यही है, दक्षिण वाला हिस्सा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी सही ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लें तो ताप प्रवण स्तर, थर्मोक्लाइन, थर्मोक्लाइन लेयर, महासागर की परत है। ये कौन सी वाली परत है? तो महासागर की तीन परतों में बांटा जाता है महासागर को मुख्य तौर पे। एक होता है सरफेस वाला, सतह परत, सतह परत, और दूसरा यही हो जाता है ताप प्रवण, ताप प्रवण, और तीसरा हो जाता है डीप, डीप लेयर, डीप लेयर। तो ये कौन सा हो जाता है? दूसरे नंबर का हो जाता है। ताप प्रवण स्तर दूसरे नंबर का लेयर है। पहला क्या हो जाता है? सरफेस लेयर, दूसरा हो जाता है थर्मोक्लाइन लेयर, तीसरा हो जाता है डीप लेयर। तो ये दूसरे नंबर का है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अति लवणीय लैगून में, अति लवणीय लैगूनों में लवण की माप क्या है? तो अति लवणीय पूछ रहा है। ठीक है, अति लवणीय। अगर बात करें ऑप्शन ए की 30 से 35 तक, तो महासागर जितने भी हैं उनकी लवणता जो होती है इसी के आसपास होती है। महासागरों सागरों की औसत लवणता जो पाई जाती है ना, वो 33 के आसपास पाई जाती है। ठीक है, महासागरों की। अगर बात कर ले 5 से कम, तो ये मीठे पानी जो होता है, मीठा पानी, उसकी लवणता होती है। मीठे पानी की लवणता 5 के आसपास लगभग कम ही होता है। और 100 से अधिक, हमारा जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है 100 से अधिक। एक डेड सी का नाम सुना होगा, डेड सी, है ना, डेड सी, डेड सी, इसकी लवणता कितना है? तो 340, 340 है इसकी लवणता। ठीक है, 340 इसकी लवणता है, और इसमें इंसान अगर चले ना तो ऊपर ही तैरने लगेगा। ठीक है, डूबेगा नहीं, इतनी लवणता है इसकी। ओके, तो क्या पूछ रहा है? और अति लवणीय लैगून में लवण की माप क्या है? तो 100 से अधिक सही आंसर हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं ईडी, प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, इनकम टैक्स हमारा होता है ना, सीबीआई वगैरह, इसी में आता है। ठीक है, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1 मई को हुई थी, 1 मई को, 1 मई 1956 को ईडी की स्थापना हुई थी, ईडी। आगे की बात कर लेते हैं। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया गया था। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? ठीक है, किस वर्ष तक? तो देखिएगा, ये जो दे रहा है जब ओके ठीक है, तो जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 84वां संविधान संशोधन, 84वां
84वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ठीक है, संविधान संशोधन जो हुआ था कब हुआ था? 2001 में। और उस समय क्या किया गया था? जो परिसीमन का निर्धारण की जो सीमा थी वो 2001 से 2026 के बीच कर दिया गया था कि यानी कि 2026 के बाद ही अब परिसीमन हो सकता है, उससे पहले नहीं। चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा की सीटें हो, यानी लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ानी हो या विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ानी हो तो उसके लिए परिसीमन करना जरूरी होता है। और देखिएगा, सबसे मजे की बात है कि 2026 में जनसंख्या के आधार पर ही हालांकि परिसीमन होता है ना, और 2026 में परिसीमन होने वाला है और अभी तक भारत सरकार ने जनगणना नहीं कराया हुआ है, ठीक है, जनगणना 2021 वाला नहीं कराया हुआ है ना। आगे की बात कर ले तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कानून के समक्ष समानता जो है वो देखिए तो ब्रिटेन से लिया गया। ब्रिटेन से यहाँ पे आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता ये ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन एक और देगा कानून का समान संरक्षण। कानून का समान संरक्षण ये कहां से लिया गया है? तो ये यूएसए से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। यहां पूछे कानून के समक्ष समानता यानी कानून के सामने सभी समान है, ठीक है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। और कानून का समान संरक्षण, ठीक है, ये यूएसए से लिया गया है। आगे की बात कर लें हम लोग, आगे की तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना चाहिए? तो ये हो जाता है आर्टिकल 38, ठीक है, आर्टिकल डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, ठीक है, 36 से 51 तक डीपीएसपी दिया हुआ, जिसमें 36 में राज्य की परिभाषा बताया गया है, राज्य कौन कौन होंगे, कैसे होंगे, उसकी परिभाषा है। 37 में क्या है? तो 37 में बताया गया है कि जो एक इसमें से बहुत चीजें बताई गई, लेकिन एक इसमें से पूछता है समान काम के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन किस आर्टिकल में है? तो इसी में है, सॉरी ये नहीं है, इसमें है। ये क्या बताता है, थोड़ा सा हो गया, ये क्या बताता है कि जो डीपीएसपी होगा वो एक तरह से न्यायालय में उसके लिए आप अपील नहीं कर सकते, राज्यों की इच्छा पे निर्भर करता है कि राज्य लागू करे या न लागू करे। जैसे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी का हनन होता है तो उसके लिए आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि ये राज्यों के अंडर में रखा गया, राज्यों का इस पे पूर्णतः अधिकार दिया गया है कि भाई जो इसमें से तुमको लागू करना है लागू करो, नहीं करना है नहीं करो, ओके, वो दिया गया है। और जो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात है वो इसमें है आर्टिकल 39 में, समान कार्य समान वेतन। जैसे महिला पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का निर्धारण आर्टिकल किस में है? तो 39 में। फिर बात कर लें भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने और निलंबन करने से संबंधित है? तो ये हो जाता है 317, आर्टिकल 317 में जो संघ लोक सेवा आयोग के जो भी अधिकारी हैं उनको हटाना हो या निलंबन करना हो तो इसी आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति के द्वारा हटाया वगैरह जा सकता है। अगर बात करें आर्टिकल 320 में क्या दिया हुआ, तो जो पद ये भर्तियां होती हैं उसकी इसमें चर्चा है, भर्ती का परीक्षा वगैरह लेना या किसी यूपीएससी के सदस्य को पदोन्नति करना हो तो उसके बारे में सलाह वगैरह राष्ट्रपति को देना, ये सब इसमें शामिल है। अगर 324 ये तो उससे संबंधित नहीं है, ये चुनाव आयोग से संबंधित है, ठीक है, चुनाव आयोग से संबंधित है अनुच्छेद 324। और 315 में यूपीएससी के स्थापना की बात की गई है, संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग उसकी स्थापना की बात इसमें की गई है आर्टिकल 315 में। अब बात करते हैं किस वर्ष 44वें संशोधन, किस वर्ष
44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। तो 44वां संविधान संशोधन जब क्या हुआ था, नए नए गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1977 में। जैसे ही बना एक साल बाद वो इसका संशोधन कर डाला और इसको मौलिक अधिकार से हटा के, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार में यानी कि भाग 12 में रख दिया। ओके, भाग 12 में 1978 में। कब? तो 1978 में। कई बार पूछता है उस समय किसकी सरकार थी, तो मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, इन्हीं के द्वारा किया गया था, यही प्रधानमंत्री उस समय थे। अब बात करें संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल में था पहले, तो संपत्ति का अधिकार पहले था वो आर्टिकल 19(1)(f) में था, 19(1)(f) में और आर्टिकल 31 में। पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था, दो जगह निहित था, 19(1)(f) में और आर्टिकल 31 में। यहाँ ये पहले मौलिक अधिकार था लेकिन अब कानूनी अधिकार हो गया या संवैधानिक अधिकार भी उसे कहते हैं, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं 75 तो याद ही होगा, क्या हुआ था, राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ था। अब बात कर लें संविधान के किस भाग में आप मौलिक अधिकारों की 6 व्यापक श्रेणियों को पाएंगे। किस भाग में मौलिक अधिकार किस भाग में है, यही पूछ रहा है। तो भाग 3 में ही है मौलिक अधिकार। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया हुआ, ठीक है, भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है, तो नागरिकता के बारे में दिया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार और भाग 4 में डीपीएसपी के बारे में दिया गया है। भाग 5 में संघ, भाग 6 में राज्य, ये सब दिया हुआ है। फिर बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है। तो किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है, तो प्रस्तावना को तो नहीं, ठीक है, मौलिक अधिकार को, मौलिक अधिकार को, ये सही ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन बी, ठीक है। ये डीपीएसपी ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा इसे लागू करने वाली बात नहीं है। और मौलिक अधिकार भी हालांकि कोई अनिवार्य नहीं है लागू करना, लेकिन मौलिक कर्तव्य अनिवार्य नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार लागू किया जाता है संविधान के द्वारा, क्योंकि इसका जब हनन होता है तो आप उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39, मेघालय राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं। तो इसमें 2 लोकसभा सीटें हैं, एक तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है और एक एसटी के लिए स्पेशल अलग मतलब बना हुआ सीट, ठीक है, 2 ही है इसमें। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाता है। 39 का 2 सही हो जाएगा। आगे की बात कर लेते हैं, 39 के बाद कौन आ जाता है, तो 40 नंबर, ठीक है, 39 के बाद 40 नंबर हमारा क्वेश्चन आ गया। ओके ओके ओके, ठीक है। अब देख लेते हैं संसदीय अस्थाई समिति। संसदीय अस्थाई समितियों का कार्यकाल कितने साल के लिए होता है, तो हर साल इसका निर्माण होता है, ठीक है। संसदीय अस्थाई समितियां, संसदीय अस्थाई 2 प्रकार की समितियां होती हैं, एक होता है ये अस्थाई और एक लगभग होता है वही उपस्थाई, तो नहीं कुछ क्या नाम है उसको अभी याद नहीं आ रहा। 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें से अस्थाई समिति होती है उसका कार्यकाल 1 ही साल होता है, ठीक है, 1 ही साल होता है। तो अभी ठीक है, आज का ये हम लोगों ने कवर कर लिया है पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। अब हम कवर करेंगे कुछ समय के जस्ट अभी आदित्य सर मिलेंगे आपको, फिर से हम ही आपको साइंस और मैथमेटिक्स लेके आने वाले हैं। ओके, तो लगे रहिए इसमें वीडियो में। तो अब आते हैं अर्थशास्त्र के ऊपर। अर्थशास्त्र के कुछ सवाल हैं, वहां तक आप मनु सर के साथ देख लिए हैं। अब आते हैं 41वें नंबर से। राजकोष नीति की अवधारणा मूल्य रूप से विचारों पर आधारित है। राजकोष नीति क्या है ये बता देते हैं। राजकोष नीति जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े एक विख्यात व्यक्ति, अगर आप अर्थशास्त्र जानते हैं तो उनको जानते ही होंगे, तो उनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था कि हमें कर के दर को और भारत की जनसंख्या के जो आय है उस पर नियंत्रण रखना चाहिए, कर और खर्च के ऊपर, ठीक है। जितना खर्च मतलब कि सरकारी जो कर आ रहे हैं और जो खर्च किया जा रहा है, जो व्यय हो रहा है, उसके ऊपर एक नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए एक छात्र हैं जिनके द्वारा ये सिद्धांत दी गई है। यहाँ पे पूछा जा रहा है ये किस रूप किसके विचारों पर आधारित है, तो वो जॉन मेनार्ड
किन्स के द्वारा ये दी गई थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े, इंग्लैंड में जन्म लिए और अर्थशास्त्र के फील्ड में अलग अलग काम किए हैं। तो ध्यान रखना है, जॉन मेनार्ड किन्स इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 1883 के आसपास हमें देखने को मिलता है कि ये ऐसा कुछ सिद्धांत भी दिए हुए हैं। आते हैं भारत मौद्रिक नीति, जिसको एमपीसी कह के पुकारा जाता है, बता दें, ठीक है, एमपीसी। भारत मौद्रिक नीति समिति कितने सदस्यों की है, तो बता दिए 6 सदस्यों की हमें देखने को मिलती है, जिसमें से 6 सदस्यों में से 3 जो होते हैं वो आरबीआई के द्वारा और 3 जो होते हैं वो सेंटर के द्वारा, ठीक है, सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि तुम अब मुद्रास्फीति जो है, जो इन्फ्लेशन है, वो 4% पर ही ब्याज दर को भी देखना है, पहली बात तो, और जो हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है, जो मुद्रास्फीति है, उसको 4% पे भी आकर के रोकना है। एमपीसी का यही काम है। 2016 में इसका गठन किया गया था और ये 4% पे उसको रोकने का काम किया जाता है, तो बता दे, ठीक है। तो 6 इसका राइट आंसर होगा। आपको याद रखना है, कॉपी में लिख लीजिए, 3 आरबीआई से और 3 सेंट्रल गवर्नमेंट से इसमें अपॉइंट होता है, ठीक है। 2016 में इसका गठन किया गया। एमपीसी कहते हैं मुद्रास्फीति को 4% पाके रोकना है, इनका यही काम है। कल दिन कभी भी कोई क्वेश्चन बनता है तो इस क्वेश्चन पे हम लोग जरूर बहुत सारा चीज पे बात कर चुके हैं। एमआरटीपी अधिनियम 1969 में कब बना है? एमआरटीपी 1969 में। एम अक्षर का पुण्य रूप क्या है? तो एम अक्षर का रूप है मोनोपोलिस्टिक, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्शन ट्रेड पॉलिसी, ठीक है। इसी को थोड़ा सा सजा दीजिए, जितना भी हम आपको बोले हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ध्यान से एक बार लिख लीजिएगा कि मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रोटेक्शन एक्ट कब आया है? 1969 में। इसमें एम का मतलब क्या है? तो मोनोपोलिस्टिक। पूछ देता आर का मतलब क्या है? रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। आर का मतलब क्या है? रिस्ट्रिक्शन। टी का मतलब क्या है? ट्रेड। पी का मतलब क्या है? प्रैक्टिस। और ये क्या है? एमआरटीपी एक्ट, ठीक है, अधिनियम। तो ध्यान रखना है, आगे बढ़ना है। जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति के शीर्षक पर एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था? तो ये जो जारी है, ये बता दे, गेहूं 1968 में, ये तो कोई गलती नहीं किए होंगे भैया, क्योंकि सवाल ही है कि 1968 में। और जुलाई 1968 में हमें कौन देखने को मिलेंगे? गांधी जी तो दिखेंगे नहीं, 1968 का बात हो रहा है। तो 66 से लेकर के 77 और 80 से लेकर के 84, 19 का बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन थी 1968 में? किनका दौर चल रहा था? इंदिरा गांधी जी का। तो इसका आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी जी ने गेहूं पर डाक टिकट लगाया गया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में, क्योंकि जुलाई 1968 में गांधी जी तो नहीं थे, इंदिरा गांधी जी थी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू नहीं थे। आते हैं, बहुत इजी सवाल था वो तो। दिव्यांगन कानून सुधार समिति बीएलआरसी की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई है? तो ये हमारा 2014 में इसको हमको देखने को मिलता है कि ये काम करती है। बीएलआरसी की स्थापना 2014 में हुई है, ठीक है। आते हैं 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो जो 15वां वित्त आयोग है, 15th फाइनेंस का, जो हम लोग बात करते हैं फाइनेंस कमीशन, ये जो स्थापना की गई है, इसका जो वार्षिक ईयर नवंबर में हुआ था, ध्यान रखना है, नवंबर 2017 में हमें ये देखने को मिलता है। तो 2017 नवंबर, ये भी चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नवंबर 2017। ग्रामीण क्षेत्रों के में सूक्ष्म वित्त उधारकर्ताओं के लिए वार्षिक घरेलू आय ऊपरी सीमा क्या है? ये क्या है बता दे रहे हैं कि आप बिना गारंटी के आप लोन ले सकते हैं। कोई गारंटर आपको रखना नहीं होगा, कोई कोलेटरल आपको रखना नहीं होगा। उसके अलावा भी आप ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं तो आप लोन ले सकते हैं। उसकी ऊपरी सीमा क्या है? तो उसकी ऊपरी सीमा 1.25 लाख है, ठीक है। तो आप 1.5 लाख लगभग कम से आप ले सकते हैं, इसमें कोई गारंटी नहीं है, बिना गारंटी के भी आप पैसा ले सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम डैश में अधिनियमित किया गया था? क्या 1990, 86, 92 या 1985? तो बता दें, ये जो अधिनियम है, ये हमें क्या देखने को मिलता है? दिसंबर के आसपास हुआ है। तो ध्यान रखना है, दिसंबर कब? 1986, ठीक है।
दिसंबर 1986 में हमें देखने को मिलता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जहां उपभोक्ताओं को संरक्षण करने के ऊपर बात की जाएगी। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये तो बहुत इजी सवाल है, ये तो जो नहीं भी पढ़ के गए होंगे वो भी आई डोंट थिंक गलत किए होंगे। श्वेत है, व्हाइट है, ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं इसको, 1970 के आसपास हमें देखने को मिलता है। अब क्योंकि व्हाइट है तो ये किससे संबंधित होगा? फसल से नहीं होगा, मछली से नहीं होगा, अंडा और दूध में कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? दूध में, ठीक है। दूध की बढ़ोतरी के लिए यह क्रांति की गई थी, श्वेत क्रांति। इस समय में याद करिए, हरित क्रांति भी हो रहा है, कृषि के लिए हो, फसल के लिए हो रहा है, लेकिन ये जो है हमारा श्वेत क्रांति ये दूध के लिए हुआ था। 2007 में यूटीआई बैंक ने नाम बदलकर क्या कर दिया गया? यूटीआई बैंक, ठीक है, उसका नाम बदल करके 2007 में एक्सिस बैंक कर दिया गया, ठीक। तो आप कभी भी एक्सिस बैंक देखेंगे तो आपको यूटीआई बैंक ही नजर आना चाहिए, क्योंकि उसका नाम जो था पहले यूटीआई था, उसको 2007 में नाम बदल करके उसका एक्सिस बैंक कर दिया गया है। और इसका पहले नाम था यूटीआई, जिसका मतलब होता था यूनिट, ठीक है, ध्यान रखना। यूटीआई में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया नाम था इसका। इसका 2007 में नाम बदल करके एक्सिस बैंक कर दिया गया। आते हैं तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबू फजल का अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? अब बता दें कि ये बाबर नामा या फिर ये सब कुछ जो लिख रहे हैं फारसी भाषा में, वो अबुल फजल लिख रहे हैं। अबुल फजल ने बहुत सारी चीज़ों पर काम किया और उन्होंने मुगल शासनकाल के ऊपर बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन 1593 और 94 के आसपास एक लेखक आते हैं, उन्होंने भी मौर्य साम्राज्य का विवरण दिया है, और ज़्यादातर लोग इतिहासकार उसी चीज़ों को मानते हैं। तो वो है हमारे अबुल हामिद लाहौरी के द्वारा इसको ये किया गया, तो बी नंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था? मुकद्दम जो होते थे या चौधरी जो होते थे, आज भी गांव में हमें देखने को मिलता है, मुखिया कह के पुकारा जाता है। मुकद्दम या चौधरी, आज भी लोग कहते हैं कि हम तो चौधरी हैं इस गाँव के, मतलब मुख्य जो किरदार होता था वो किनका होता था? तो क्या वो राजस्व अधिकारी होते थे, या गांव के सरपंच होते थे, या गांव के लेखाकार होते थे, या उपयुक्त में एक से अधिक? तो ध्यान रखना, वो गांव के सरपंच हुआ करते थे, जो अपने आप को चौधरी कहते थे। आज भी लोग कहते हैं कि हम चौधरी हैं इस गांव के, मतलब हम सरपंच हैं इस गांव के, ठीक। सारा मुखिया, सारे कुछ के हेड हम ही हैं। तो ध्यान रखना ये क्या होंगे? गांव के सरपंच, ठीक है। मुकद्दम मतलब ही हो रहा है हमारा क्या, कि जो मुखिया है वो। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किनके द्वारा की गई है? ऑल इंडिया संघ की स्थापना पूना एक्ट के बाद हमें देखने को मिलता है, याद करिए, हम लोग बात किए हैं। और 30 सितंबर के आसपास, 30 सितंबर 1932 के आसपास ऑल इंडिया हरिजन, हरिजन का मतलब ये हो रहा है कि हम भगवान के जन हैं, हरि मतलब भगवान, जन मतलब लोग, तो हम भगवान के ही लोग हैं। इसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है। उन्होंने ही हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया और ये कहा कि हम लोग सब भगवान के ही जन हैं, ठीक है। आते हैं 54वें नंबर के तरफ। अटॉक में जो पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की नदी में से जुड़ती है, तो बता दें सिंधु नदी अफगानिस्तान नदी से जो जोड़ती है उसमें कौन सी नदी है? तो वो जो है काबुल नदी इसका राइट आंसर होगा। वही इसको अफगानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान के आसपास जाकर के जोड़ती हुई नजर आती है। तो 54 नंबर तक हो गया है। आते हैं 55 नंबर की तरफ, जरा सा समय दीजिएगा। आते हैं 55 नंबर की तरफ। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की है? वर्धन वंश में जो सबसे विख्यात राजा आते हैं वो हर्षवर्धन आते हैं, ठीक। तो और माना जाता है हर्षवर्धन जो है प्रभाकर वर्धन के बेटे हैं। प्रभाकर वर्धन के जो भाई है राजवर्धन, राजवर्धन की मौत हो जाती है, और फिर राजवर्धन और हर्षवर्धन की जो बहन है वो भी अपने आप को जंगल में जलाने के लिए चल जाती है, क्योंकि उनके हस्बैंड मतलब कि हर्षवर्धन और प्रभाकर वर्धन के जो जीजा जी हैं उनको मार दिया गया है इसी कारण से। और ये हम वर्धन वंश का स्थापना पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे वर्धन वंश की जो स्थापना है वो पुष्पभूति के द्वारा किया गया है। ध्यान रखना है, पुष्पभूति इसका राइट आंसर होगा। सर्वश्रेष्ठ इसमें से कौन है जिनका नाम बहुत ज्यादा विख्यात हुआ है वर्धन वंश में? तो वो हमारे हर्षवर्धन है। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो सर्वप्रथम जो है वो जहांगीर। ये हम लोग याद करिए पहले भी किए हुए हैं, ऐसा ही मिलता जुलता सवाल हम लोग पहले भी किए हैं, तो इसलिए ज़्यादा इसमें कुछ हार्ड लग नहीं रहा होगा। 1986 के आसपास एक युद्ध हो रहा है, ध्यान रखिए। और हम लोग जो है औरंगजेब ने लड़ाई किया था ब्रिटिश के विरुद्ध में, ठीक है, सबसे पहली बार।
दक्कन में मराठाओं द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व को क्या कहा जाता था? 25%। 25% को क्या कहा जाता था? 25% मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे चौथ, क्योंकि नाम ही देखिए क्या है, 25%। तो हम लोग बोलते हैं ना 1/4 ले लिए भाई, तो 1/4 का मतलब क्या होगा? मराठाओं के द्वारा चौथ लिया जाता था। बड़ा इजी है, हम तो ऐसे ही याद रखते हैं कि अगर कोई बोलता है चौथ तो समझ जाते हैं अच्छा भाई चौथ का बात हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 97 नंबर की तरफ। दक्कन हो गया, 98 नंबर की तरफ आते हैं। डैश में ने एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में ब्रिटिश भारत साम्राज्य को द्विविभाजन की घोषणा की थी। तो ये जो भारत जो है 1947 3 जून, ठीक है 1947 सॉरी, हाँ 3 जून 1947 को माउंट बैटन के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि हमारा भारत जो है वो 2 भागों में बंटने वाला है, एक तो पाकिस्तान और दूसरा भारत। ठीक है, तो 3 जून 1947 भारत अधिनियम 1947 के तहत, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत माउंट बैटन थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। लॉर्ड तो ये लोग अपने आगे यूं ही लगा लेते थे, तो ध्यान रखिए लॉर्ड माउंट बैटन के द्वारा। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जहाँ पे ब्रिटिश इंडिया के पूरे रूपरेखा को बताया गया है कि कब क्या कैसे हुआ था। ये करने वाले हमारे कौन है? तो ये जो किया गया सिद्धांत है ये 1815 से लेकर के, ठीक है 1815 से लेकर के 17 के बीच तक में ये प्रकाशित हुआ था। और इसका प्रकाशन जो है वो 1817 ईस्वी में हुआ था, और ये कौन कहते हैं? जेम्स मिल के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के जो लेखक है वो हमारे जेम्स मिल है। 1817 में उसको ये किया गया है, ठीक है, पब्लिश किया गया, प्रकाशित किया गया है। भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था को क्या कहते हैं? बताए किस पर आधारित थी? तो बता दे कि जब कलकत्ता जीतते हैं तो इनके द्वारा जो है वो जमींदारी प्रथा शुरुआत की गई थी, जिसको हम लोग स्थायी बंदोबस्त कह के पुकारते हैं। तो स्थायी बंदोबस्त में हमको नजर आता है क्या कि एक जमींदार रहेंगे, वो जाकर के कर वसूलेंगे, लेकिन बीच में बिचौलिया होने के कारण ब्रिटिश अधिकारी को उतना फायदा नहीं मिल रहा था। इसी कारण से उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की, बम्बई डेक्कन वाले एरिया से, महाराष्ट्र वाले एरिया से। और ये जो सिद्धांत ये 1817 में रिकार्डियन के द्वारा दिया गया था। तो रिकार्डियन का सिद्धांत है, तो रिकार्ड लिखा हुआ है, इसमें यन खाली लगा दीजिएगा तो रिकार्डियन हो जाएगा। तो रिकार्डियन का लगान सिद्धांत था, जहां बोला गया था किसी के पास ज्यादा शेष बचने नहीं देना है, शेष बचेगा तो ये लोग अपने आप को अमीर बनाने की कोशिश करेंगे, और सत्ता जो है हमेशा ब्रिटिश अधिकारी के पास रहेगी। ये रिकार्डियन का लगान सिद्धांत था, उसी के तहत ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। और बता दें रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान से डायरेक्ट कर वसूली होता था, ब्रिटिश अधिकारी स्वयं जाती थी और जाकर के कर ले लेती थी। निम्नलिखित में से किसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा है? ठीक है, तो बस ये ध्यान रखिएगा, देशभक्तों का देशभक्त। और गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से महात्मा कह के संबोधित किया, राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया, याद करिए। हाँ, और ये सिंगापुर में जा करके, और किन्होंने इनको देशभक्त कहा होगा? तो जब उनका तारीफ ये करते हैं तो इनका भी तारीफ कौन करेंगे? महात्मा गांधी जी करेंगे। ठीक है, आप भी देखे होंगे कोई आपका दोस्त आपको बोल देता है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आप भी उसका फिर जाकर के तारीफ करते हुए नजर आते हैं। संभवतः मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, कितने साल पहले होती थी? तो कृषि का जो है हम लोग को वो साक्ष्य जो मिल रहा है दक्षिण भारत में 7,000 साल पहले से, 7,000 साल पहले से दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर 60,000 पहले होगा। जो पाषाण काल सही से किए होंगे वो एकदम सही मारेंगे। मेहरगढ़ जो है पाषाण काल का ही एक स्थल है, याद रखना है। किस गवर्नर जनरल के समय में भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, तो बता दें भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम के तहत भारत पर राष्ट्रवादी जो ये है राष्ट्रवाद जो जाग रहा है उसको रोकने के लिए भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम लाया गया था, और इसको जो खत्म किए हैं वो लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखना, लॉर्ड रिपन ने 1881 में इसको खत्म किया। और अगर इसकी शुरुआत अगर कोई पूछ देता है तो रिपन से ही मिलता जुलता नाम देखिएगा, लीटन। ठीक है, तो लीटन ने इसकी शुरुआत की थी, और कुछ साल के बाद ही रिपन ने इसको क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? रिपन होगा। आते हैं अशोक ने के किस अभिलेख में चित्रण किया गया प्रसिद्ध बराबर का गुफा?
ये तो कोई भी गलती नहीं किए होंगे, क्योंकि बराबर की गुफा की बात की जा रही है। बराबर का गुफा जहानाबाद, गया, बिहार में हमें देखने को मिलता है, तो जहानाबाद इसका राइट आंसर होगा। बराबर की गुफा बिहार में रह करके हर इंसान गया होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जहानाबाद, बिहार। 7वीं शताब्दी में इस्लाम नामक एक नए धर्म का जन्म हुआ। कहाँ पर जन्म हुआ? आप पैगंबर मोहम्मद याद होगा, ठीक है, 632 ईस्वी भी इसमें याद होगा, ठीक, 632 ईस्वी, और पैगंबर मोहम्मद याद होंगे। तो ध्यान रखना है, ये जो स्टार्ट हुई है वो अरब से हुआ है, ठीक है, अरब जगह से हुआ है। जाब्रिल नामक एक एंजल के द्वारा जो है पैगंबर मोहम्मद को ये बताया गया कि आपको ही ये इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना है। तो उनको ये लोग आखिरी मैसेंजर मानते हैं, उसके बाद कोई मैसेंजर नहीं आए हैं, उसके बाद खलीफा का पद बना है। हाल में ही बिहार सरकार ने किस योजना के तहत हर छात्र को डिजिटल कार्ड देने की घोषणा की है? तो ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे स्मार्ट स्टूडेंट कार्ड योजना मार रहे हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा, ये जो योजना है 2016 में आई थी, ठीक है। ये जो स्मार्ट स्टूडेंट कार्ड योजना है 2016 मार्च या मई 2016 से एक्टिव है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है हाल में बिहार सरकार, तो मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना। बिहार की भौगोलिक स्थिति भारत के किस भाग में है? तो ये पूर्वी भारत में है। ये तो बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है। पूर्वी भारत इसका राइट आंसर होगा, दक्षिण भारत तो हो नहीं सकता है। आते हैं उसके बाद वाले सवाल के ऊपर। सॉरी सॉरी सॉरी, इसके बाद इधर ही आ जाएगा तुरंत, ठीक है, आ गया, ठीक है। गौरैया भारतीय राजकीय पक्षी है, उसका नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कल दिन अगर सवाल बनता है कि बिहार की राजकीय पक्षी क्या है, तो गौरैया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो है ना, ये सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। अगर 100 रहता है तो उसमें हमको लग रहा है कि 250 या 200 क्वेश्चन तो बन ही जाता होगा उतने सारे में, ठीक है, अगर अच्छे से आप पढ़ रहे हैं तो। गौरैया बिहार राज्य के पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका नाम पाशर है, ठीक है, पाशर डोमेस्टिकस, ठीक है, वैज्ञानिक नाम इसका पाशर है। तो ध्यान रखना है। बिहार में प्रसिद्ध साहित्यकार भिखारी ठाकुर किस जिले से संबंधित थी? तो वो सारण जिले से संबंधित है, ठीक है। बिहार भिखारी ठाकुर, जिनके द्वारा विदेश का, जहाँ पे उन्होंने पलायन के ऊपर बहुत सारी नाट्य कला को लिखा है, नाटक को लिखा है, तो वो जो है वो सारण से बिलोंग करती है, तो उसका राइट आंसर सारण होगा। आखिरी सवाल के ऊपर आते हैं। बिहार का कौन सा जिला धान की नर्सरी के लिए प्रसिद्ध है? तो धान की नर्सरी के लिए जो प्रसिद्ध जिला हमें देखने को मिलता है रोहतास है, ठीक है। ये सारी चीज बिहार में रह करके आप कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं। अब जो आगे का पोर्शन है वो साइंस और मैथ का पोर्शन है। मनोज सर आपको अपने साथ लेकर के चलेंगे। धन्यवाद। और ये हमारा एक पहल है जहां हम लोग सफलता वादा का सिद्धांत लिए आपके साथ चल रहे हैं, और ये वादा है कि आपको सफल व्यक्ति जरूर बनाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू, ऐसे एनालिसिस आप लोग करते रहिए और मनोज सर के साथ आगे का पोर्शन आप लोग देख लीजिए। थैंक यू मेरी तरफ से। हाँ जी दोस्तों, अगेन स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स और साइंस की क्लास में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कहा? तो 1.5 मीटर लंबे व्यक्तियों को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या है? तो ये पहले भी हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम बताए थे कि किसी व्यक्ति का अपना संपूर्ण लंबाई देखने के लिए जो दर्पण होता है, उस दर्पण की लंबाई उसके लंबाई की आधी होनी चाहिए, ठीक है। आधे से कम रहेगा तो संपूर्ण प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो आधा जरूरी होता है। तो 1.5 मीटर लंबा व्यक्ति है तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 0.75 मीटर है। ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होगा? ये तीनों के तीनों क्या है? तो प्राथमिक रंग हो जाते हैं, ठीक है। लाल, हरा और नीला तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं? तो प्राथमिक रंग हो जाते हैं। और इन तीनों को अगर हम मिलाते हैं तो ये सफेद रंग में बदल जाएगा, ठीक है, सफेद रंग में। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर बात करें मैजेंडा किससे बनता है? तो 2 प्राथमिक रंग, जिसमें से एक होता है लाल और एक होता है नीला। लाल प्लस नीला मिलके क्या बनाते हैं? तो मैजेंडा बनाते हैं। ओके, मैजेंडा बनाते हैं। तो काला तो हालांकि कोई भी प्रकाश जहां नहीं रहेगा वहां तो वैसे काला रहेगा। रात में कोई प्रकाश दिखता है क्या? नहीं, तो वहां उस समय काला होगा। और श्याम तो हालांकि काला का ही एक रूप है, काला को ही श्याम कहते हैं। अब देख लेते हैं एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। देखो, आदर्श वोल्ट मीटर जो होता है ना, उसका प्रतिरोध जो होता है वो कभी भी क्या होता है? तो अनंत होता है, अनंत। आदर्श वोल्ट मीटर, ठीक है, यहाँ पे आदर्श वोल्ट मीटर दिया हुआ है।
इसका जो बात करें आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध तो अनंत होगा, लेकिन अगर यहां पे वोल्ट मीटर की जगह अमीटर दिया हो, अमीटर दिया हो, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होगा ये दिया हो तो ये 0 होगा। ठीक है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध दे तो 0 और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध दे तो ये अनंत होता है। फिर बात कर रहे हैं परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है, तो परमाणु पाइल नाभिकीय रिएक्टर जो होता है, ठीक है, उसी को हालांकि परमाणु पाइल कहते हैं। तो ये कहाँ पे होता है, तो नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में, नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में क्या होता है, तो परमाणु पाइल का प्रयोग होता है। ओके, परमाणु पाइल का। फिर बात कर लेते हैं निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है, तो वैसी राशियां जिसके पास परिमाण होता है दिशा नहीं होता है उसे अदिश राशि कहते हैं, और जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों होता है, ठीक है, सदिश राशि। सदिश राशि के पास क्या होता है, सदिश राशि का, ठीक है, सदिश ऐसे होगा क्या, चलो, सदिश जो राशि होता है इसके पास परिमाण, यही तो है भाई, ठीक है, हम थोड़ा मिस्टेक हो सकता है लिखने में, सदिश ऐसे होता है। सदिश राशि में क्या होता है, परिमाण के साथ दिशा भी होता है, परिमाण के साथ दिशा भी होता है, लेकिन जो अदिश राशि होती है, अदिश राशि, अदिश राशि में क्या होता है, केवल परिमाण होता है, परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होता है। एक बहुत आसान शब्द है, ये याद कर लीजिएगा तो इससे संबंधित क्वेश्चन लगभग बन जाते हैं। देखिए सदिश राशि में ना 4 शब्द जरूर आते हैं, वेग, विस्थापन, बल, त्वरण। वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये चारों के चारों सदिश हैं, और ये चारों को याद कर लीजिएगा तो लगभग क्वेश्चन बन जाता है। ओके, ऑप्शन में यही आते हैं ज्यादातर, वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये फेमस है सदिश राशि। और अदिश राशि तो कार्य, ऊर्जा, ये सब हो जाते हैं। अगर एक याद कर लीजिएगा ना तो दूसरे को वैसे ही छाड़ दीजिएगा। चलिए आगे कर लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या दे रहा है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने केवलर का आविष्कार किया था, तो केवलर क्या होता है, तो बुलेट प्रूफ जैकेट जो बनता है, बुलेट, ठीक है, ओहो, बुलेट प्रूफ, ध्यान रखिएगा, बुलेट प्रूफ जैकेट जो रहता है, जैकेट, उसी में इसका प्रयोग होता है केवलर का। और इसका आविष्कार किसने किया था, स्टेफनी लुइस कोवलेक ने किया था, स्टेफनी लुइस कोवलेक ने इसका आविष्कार किया था। फिर बात कर लेते हैं किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एसआई इकाई है, पदार्थ की मात्रा, ठीक है, पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो ये मोल का प्रयोग किया जाता है, मोल, पदार्थ की इकाई, इस किसको नापने के लिए मोल का प्रयोग होता है। और मीटर, लंबाई कहिए, लंबाई या दूरी मापने के लिए मीटर का प्रयोग होता है। केल्विन, तापमान मापने के लिए होता है। कैंडेला, ज्योति तीव्रता जो होती है, ज्योति तीव्रता, उसको मापने के लिए होता है। अगर बात करें एक मोल बराबर कितना होता है, तो एक मोल बराबर होता है 6.023 इंटू दी 10⁻23, ठीक है, एक मोल बराबर होता है 6.023 इंटू दी पावर 10⁻23, यहाँ भी 23 और ऊपर भी 23 होता है। ओके, फिर बात कर लेते हैं फोकॉल्ट के पेंडुलम के दोलन के तल के घूर्णन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है, तो ये कौन जिम्मेदार हो जाता है, कोरियोलिस बल। पृथ्वी जब अपने स्थान पे, जगह पे घूर्णन करती है ना, तो कोरियोलिस बल उत्पन्न करती है, और वही नियम इनके पेंडुलम के दोलन के नियम में प्रयुक्त होता है। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स आप लोगों को पता होगा, कोई भी वृत्तीय गति कोई भी वस्तु करती है तो क्या करता है, एक फोर्स लगता है अंदर की तरफ, ठीक है, केंद्र की तरफ जो फोर्स लगता है उसी को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल बल कहते हैं। हाँ, फिर बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है, तो न्यूक्लियन क्या हो जाता है, तो किसी तत्व के न्यूक्लियस में मौजूद जो एक तरह से कण होते हैं उसको न्यूक्लियन कहा जाता है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो रहता है ना,
इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। और पॉजिट्रॉन होता है ना, तो जो बीटा कीड़े ये उत्सर्जित करते हैं, तो उस समय ये भी मौजूद रहता है वहाँ पे, तो हमारा सही ऑप्शन इलेक्ट्रॉन हो जाता है। फिर बात कर लें, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्न में से कौन सा है, तो कौन सा हो जाता है, तो परमाणु क्रमांक हो जाता है। यही अभिलाक्षणिक गुणधर्म को दर्शाता है। आगे की बात कर लें तो कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतलन प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, शीतलन के रूप में कौन प्रयोग में लाया जाता है, तो जो द्रवित सोडियम होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, द्रवित सोडियम प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, अगर बात करें मंदक के लिए समुद्री जल तो नहीं, भारी जल का प्रयोग किया जाता है, और ग्रेफाइट का। अब बात कर लें एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPO और यहाँ पे 4 रहेगा। ठीक है, MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, तो ये हो जाता है MCl2 हो जाता है। ठीक है, MCl2 हो जाता है। अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस खनिज में अयस्क के रूप में कीसेराइट होता है। कीसेराइट किसमें रहता है, तो मैग्नीशियम जो होता है इसमें इसका अयस्क है क्या, तो कीसेराइट है। ठीक है, कीसेराइट। लोहे का तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये पोटेशियम का कर्नेलाइट, ये सब हो जाता है, लेकिन ये दिया हुआ कीसेराइट का, तो ये मैग्नीशियम का हो जाता है। फिर हम लोग बात कर लें क्वेश्चन नंबर 83 के बाद क्या आएगा, 84। अब 84 की बात करें तो स्कैंडियम में कितने प्रकार के समस्थानिक होते हैं, तो स्कैंडियम में जो समस्थानिक होते हैं वो 13 प्रकार के होते हैं। कई बार ये 7 पहले ऑप्शन में सही दे देता था, तो कई जगह अब देखिएगा तो 7 मिलेगा, लेकिन वर्तमान में ये सही किया जा रहा है 13 नंबर। ठीक है, स्कैंडियम, इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 21 होता है। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 होता है। अब आगे की बात कर लेते हैं, तो पहली बार एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किसने किया था, तो पहली बार एसिटिक अम्ल का संश्लेषण कोल्वे ने किया था, और अगर कोल्वे ऑप्शन में नहीं हो तो बोहलर सही हो जाएगा, लेकिन कोल्वे ऑप्शन में है तो ऑप्शन बी ही सही होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है। कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का शक्ति स्रोत किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, और प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहा जाता है, तो राइबोसोम को। प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का द पावर हाउस ऑफ द सेल्स। ठीक है, कोशिका का शक्तिगृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज की गई थी। सर्वप्रथम वायरस किसकी खोज हुई थी, TMV, टोबैको, मोजैविक वायरस इवानोवस्की का नाम सुना होगा। ठीक है, वायरस की खोज का श्रेय इन्हीं को जाता है। पहली बार इवानोवस्की, ठीक है, इवानोवस्की ने पहली बार 1892 ईस्वी में TMV वायरस की खोज की थी। ठीक है, TMV वायरस की। और पोलियो का तो लगभग वही 1907-8 के आसपास पोलियो का हुआ था। ठीक है, HIV का खोज तो ये जाके लगभग 1980 में हुआ था। HIV का 1900, STLV का लगभग 1970 में हुआ था। 1970 में ये महत्वपूर्ण है, HIV का खोज पूछ देता है। ठीक है, और TMV सबसे पहला खोजा गया वायरस था, टोबैको मोजैविक वायरस होता है, जिसकी खोज इवानोवस्की के द्वारा 1892 में किया गया था। अब आगे की बात कर लेते हैं, तो एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो फाइलोटैक्सी। इसको फाइलोटैक्सी कहा जाता है। वेनेशन क्या होता है, तो जो हम पत्तियां देखते हैं, पत्तियां की सिराएं 2 तरह की होती हैं, एक तो जालीदार होती हैं और एक समांतर रेखा जैसी होती हैं, तो उसको दर्शाता है वेनेशन। लेकिन हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं,
तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो ये हो जाता है पारिस्थितिक विज्ञान। ओके, पारिस्थितिक विज्ञान, इसमें क्या होता है, तो पशु पौधे मनुष्य इन सब का अध्ययन किया जाता है। आगे की बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो किसी खाद्य श्रृंखला में एक पौष्टिक स्तर क्या दे रहा है, एक खाद्य श्रृंखला में एक पौष्टिक स्तर, किसी खाद्य श्रृंखला में एक पौष्टिक स्तर से दूसरे पौष्टिक स्तर तक कितने प्रतिशत ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, तो 10%। यदि हम देखिए सेव को खाते हैं तो सेव में जितना ऊर्जा होगा ना, तो उसका 10% ही हमारा शरीर ग्रहण कर पाता है। ठीक है, ग्रहण कर पाता है। 10% का नियम किसने दिया था, 10% का नियम, 10% का नियम ये भी पूछता है, ये किसने दिया था, ये दिए थे लिंडेमन ने दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 10% का नियम लिंडेमन ने दिया था। लेकिन यहीं पे यदि आप कोई हानिकारक वस्तु खाते हैं, जैसे पॉइजन वगैरह खाते हैं, तो वहां पे 10% का नियम काम नहीं आता, वहां पे 90% का नियम काम आता है। 90% हमारा शरीर ऑब्जर्व करता है। लेकिन ऊर्जा पौष्टिक स्तर की बात हो रहा है, तो पौष्टिक स्तर में मात्र 10% ही हमारा शरीर ऑब्जर्व कर पाता है, मतलब स्थानांतरित होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश यदि हम लेते हैं तो उसका 100% तो नहीं लेते हैं, 10% लेते हैं ऊर्जा के तौर पे। वैसे ही कोई भोजन खाते हैं तो उसका 100% नहीं ले पाते हैं, 10% हमको मिलता है। फिर बात कर ले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, तो प्रकाश संश्लेषण भोजन के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल ग्रहण करता है। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल दोनों की उपस्थिति में क्या करता है, तो अपना भोजन ग्रहण करता है। फिर उत्पाद के रूप में वो ग्लूकोज उत्पादित करता है, और उप उत्पाद के रूप में किसको उत्पादित करता है, तो ऑक्सीजन गैस को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ग्रहण करता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और उत्पादित करता है क्या क्या, तो ग्लूकोज जिसको कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, और साथ में ऑक्सीजन, जो हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी सही हो जाता है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त वाहिकाएं जो हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में वहन करती हैं कहलाती हैं। तो हृदय से जो रक्त जाता है हमारे शरीर में वो ऑक्सीजन युक्त रहता है। ठीक है, वो स्वच्छ रक्त रहता है। तो उसको जो धमनियां होती हैं, ठीक है, फुफ्फुस धमनी के अलावा, ठीक है, फुफ्फुस धमनी छोड़ दीजिएगा, उसके अलावा जो भी शरीर की धमनियां होती हैं वही रक्त को पूरे शरीर में संचार कराती हैं, और एक तरह से वापस लाने का कार्य तो सिराएं करती हैं, मतलब सिराएं अशुद्ध रक्त को लेके आती हैं, जो ऑक्सीजन खो चुका रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड अजब कर लिया रहता है, उसको लेके आती है। तो यहाँ वही पूछ रहा है, रक्त वाहिकाओं को हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में वहन करती हैं, तो वो हो जाता है धमनी। धमनी रक्त को पूरे शरीर में वहन कराती है नस के माध्यम से। सेप्टम क्या होता है, तो ये एक प्रकार का क्या है, तो मांसपेशी है। ये एक प्रकार का मांसपेशी है जो हृदय हमारा है, हृदय के बीचों बीच में रहता है, जो दोनों हृदय को अलग करता है, दाएं वाला और बाएं वाला हृदय को ये अलग करने का कार्य करता है सेप्टम। ये एक प्रकार का मांसपेशी है। कैपिलरीज, ये तो सबसे महीन जो हमारी केशिकाएं होती हैं, जो रक्त वहन करने वाली। ठीक है, यदि कहीं कट जाता है तो जो पतला पतला सा छिद्र में से रक्त निकलता है वही केशिकाएं हैं। ठीक है, वही हो जाती है कैपिलरी। आगे की बात कर लेते हैं, एपीकल्चर किससे संबंधित है, तो एपीकल्चर किससे संबंधित है, तो ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है। मत्स्य पालन की बात करें तो इसको क्या कहते हैं, इसको पीसी कल्चर कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं मुर्गी पालन को, और साथ ही में कुक्कुट पालन और मुर्गी पालन दोनों एक ही शब्द है। ठीक है, दोनों को वही कहते हैं। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके उपयोग में आता है, तो जो कंप्यूटर भाषा कोबोल होता है, कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज। ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज। यहाँ पे बिजनेस की बात की जा रही है, तो ये व्यवसाय के कार्य में ही आ रहा होगा, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। व्यवसायिक कार्य में, वैज्ञानिक कार्य में कौन सा लैंग्वेज उपयोग में लाया जाता है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक कार्य में फोर्ट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का प्रयोग वैज्ञानिक कार्य के लिए किया जाता है।
विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश अमेरिका हो जाता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। अब आ गए हम लोग किस पे? तो मैथमेटिक्स पे। ओके, तो चलिए हम लोग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कर लेते हैं और समाप्त करते हैं इस सेशन को। क्या क्वेश्चन कह रहा है? तो दो संख्याएं जिसका अनुपात 5 संबंधित 3 के अनुपात में है, यदि संख्याओं के बीच का अंतर 54 है तो छोटी संख्या क्या होगी? ठीक है, अंतर कितना है? तो 2 का। और कितने संख्या के बराबर है? तो 2 बराबर कितना दिया हुआ है? 54। ठीक है, 54। तो 1 बराबर 27 हो जाएगा। और छोटी संख्या इसमें क्या कौन है? दोनों अनुपात में से तो 3 है, उसी का तो पूछ रहा है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 27 तिया 27 तिया कितना हो जाएगा? तो 81। हमारा सही आंसर 81 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 97 नंबर। ठीक है, क्या कह रहा है? तो 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिन में करती हैं। 3 पुरुष करे या 4 महिलाएं करे, किसी कार्य को 15 दिन में कर सकती हैं। 3 पुरुष 9 दिन कार्य करते हैं और छोड़ देते हैं, तो 3 पुरुष या 4 महिला बराबर करती हैं 15 दिन में। तो 3 पुरुष 9 दिन कार्य किए जो 15 दिन में कर सकते हैं, तो कितना बच गया? 15 में से 9 घटा दे तो बचा 6 बचा ना। तो 4 महिलाएं, 3 पुरुष या 4 महिलाएं इसी काम को 6 दिन में करेंगी। अब क्या कर रहा है? शेष कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, 4 महिला 6 दिन में कर रही है, तो यही कार्य 12 दिन में करने के लिए कितनी महिला की जरूरत पड़ेगी? कॉमन सेंस की बात है, 2 महिला की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 2 महिला की। ठीक है, 2 महिला हमारा सही ऑप्शन हो जाता है डी सही ऑप्शन हो जाता है। फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98 का। 98 क्या कहता है? तो एक इमारत का वर्तमान मूल्य 1,28,000 है। कितना है? तो 1,28,000 है। ओके, 1 वर्ष बाद इसकी मूल्य बढ़कर कितना हो जाता है? 1,46,000 हो जाता है। तो इमारत के मूल्य में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गया एक तरह से, क्या मान लेंगे? वर्तमान मूल्य। इस पे कितना वृद्धि हुआ है? तो 1,46,000 में से 1 लाख घटाइए, 1,28,000 घटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा, और वही परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? लगभग 1,46,000 में से घटाएंगे तो 18,000 आता है। ठीक है, घटा के देख लीजिए 18,000 आएगा। और इसको परसेंटेज में हम लोग चेंज कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 3 0 से 3 0 खत्म, 18 7 126। ठीक है, लगभग आसपास, लगभग ही आंसर यहां देना है, लगभग निकटतम पूर्णांक तक। और 7 कितनी बार में? तो 14 बार में। ठीक है, 14 बार में, 14 7 98, इतना ही हमारा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है 99। कहाँ गया? यहां पे है। ठीक है, 99 क्या कह रहा है? 99 क्या कह रहा है मेरे दोस्त? तो एक खिलौने का क्रय मूल्य 210 रुपया है। इसका अंकित मूल्य क्या होना चाहिए ताकि 5% की छूट के बाद दुकानदार को 90% का लाभ हो? ठीक है, 210 पे 90% का लाभ चाह रहा है। तो यहां देख लो, यहां क्या दे रहा है? यहां वही क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका अंकित मूल्य क्या होना चाहिए? अंकित मूल्य मान लेते हैं हम लोग x। ठीक है, x मान लेते हैं, और x पे 5% छूट देने के बाद, 5% छूट देने के बाद हमारे पास कितना होना चाहिए? तो यहां क्या दिया है? तो 90% लाभ होना चाहिए। ठीक है, किसका 90%? 210 का। कहां गया? 210 का। 210 गुणे 90%, तो इसका 190 कर देंगे, 190/100। अब इसको सॉल्व कीजिए, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 100 से ये 100 कटी, 19 ये 19 से 19 दहा में 190 हो जाएगा, और 19 पचे 95 हो जाएगा। और 5 को 2 बार में काट देंगे। ठीक है, 2 बार में, तो कितना हो गया? x का वैल्यू 210 गुणे 2 यानी कि 420। 420 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? 420। x का वैल्यू 420 आया।
तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्याओं का औसत 46 है, तो दो संख्याओं का औसत निकाल लें। अगर दो संख्याओं का 46 है तो दोनों संख्या का योग निकाल लें तो कितना हो जाएगा, 46 दूनी 92। अब क्या करा, एक तीसरी संख्या को मिलाने पर तीनों संख्याओं का संयुक्त औसत कितना हो जाता है, 43 हो जाता है। तीन संख्याओं का औसत 43 है, तो तीन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, वो देखेंगे तो 43 तिया क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 3 9, 129 हो जाएगा। अब देखो तीसरी संख्या ज्ञात करना है, तो ये दोनों इसमें से घटा देंगे, आंसर आ गया। यानी कि 129 में से हम लोग 92 घटा दिए तो हमारा तीसरा संख्या निकल गया, ये 7 हो जाएगा। और 12 में से 9 जाएगा, ठीक है, तो 3, यही होगा क्या, 129। कुछ हम मिस्टेक कर रहे हैं क्या, नहीं नहीं ठीक है, 137 ही सही होगा, हम मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। 37 किस में है, तो ऑप्शन सी में होगा, ठीक है, ऑप्शन सी में हमारा 37 है और सही आंसर यही है। तो आज का डिस्कशन हमारा समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे दोस्त लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।